भारत का कार्यबल ये ना एक बहुत बड़ी पहेली जैसा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसके अलग अलग टुकड़ों को जोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक यानी भारत की ये पूरी तस्वीर आखिर है क्या। महात्मा गांधी ने ना दशकों पहले ही टेक्नोलॉजी और नौकरियों के बीच इस टकराव को समझ लिया था और उनकी ये बात आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि भारत आज भी तरक्की और अपने इतने बड़े वर्कफोर्स के लिए रोजगार पैदा करने की जरूरत के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो इस बड़ी इकोनॉमिक पजल के बीच चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। सवाल ये है कि आखिर कोई काम करता ही क्यों है। ये सिर्फ पेट पालने की बात नहीं है, नहीं, ये हमारे वजूद के एहसास से जुड़ा है। देखिए, काम हमें एक मकसद देता है, एक सम्मान देता है। ये सिर्फ एक सैलरी से कहीं ज्यादा है। ये अपनेपन का एहसास है जो हमारे कंट्रीब्यूशन से आता है, और ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी के लिए होता है। तो भारत का वर्कफोर्स आखिर है कितना बड़ा? चलिए अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं, और यकीन मानिए ये आंकड़े आपको सच में चौंका सकते हैं। अच्छा, जब हम वर्कर या श्रमिक कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्री में काम करने वाला नहीं है, नहीं। इसमें वो इंसान भी शामिल है जो सड़क किनारे सब्जी बेच रहा है, या फिर वो टीचर जो अपने घर से ट्यूशन पढ़ा रहा है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एक वर्कर है। तो साल 2022-23 में भारत का कार्यबल था 54.5 करोड़ लोगों का। जरा अंदाजा लगाइए, ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। बस यही पैमाना, यही स्केल हमारे इस चर्चा को इतना जरूरी बना देता है। अब इस विशाल कार्यबल को अगर हम तोड़ कर देखें तो पता चलता है कि लगभग 2/3 लोग यानी करीब 67% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की इकोनॉमिक चैलेंजेस के बिल्कुल केंद्र की ओर इशारा करता है, जो खेती और ग्रामीण विकास से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और जब हम इसे जेंडर के नजरिए से देखते हैं तो असमानता बिल्कुल साफ नजर आती है। 77% वर्कफोर्स पुरुषों का है। ये जो अंतर है ना, ये उन गहरी सामाजिक और आर्थिक रुकावटों को दिखाता है जो महिलाओं को भारत की इकोनॉमिक लाइफ में पूरी तरह से हिस्सा लेने से रोकती हैं। तो इन 54.5 करोड़ लोगों की कामकाजी जिंदगी आखिर दिखती कैसी है? इसे हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और हर कैटेगरी के अपने अलग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत में काम करने के आप कह सकते हैं मूल रूप से 3 तरीके हैं। या तो आप अपने खुद के बॉस हैं यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, या आपको एक पक्की तनख्वाह मिलती है यानी रेगुलर सैलरीड, या फिर आप दिहाड़ी पर काम करते हैं जिन्हें हम कैजुअल लेबरर्स कहते हैं। ये उदाहरण इन कैटेगरीज के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देते हैं ना। सीमेंट की दुकान के मालिक की आमदनी भले ही ऊपर नीचे हो, लेकिन वो अपनी किस्मत का मालिक है। वहीं एक सिविल इंजीनियर के पास एक पक्की सैलरी की सिक्योरिटी है। और दूसरी तरफ एक निर्माण मजदूर जो हर दिन काम खोजने की अनिश्चितता का सामना करता है। और ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। भारत के आधे से ज्यादा यानी 57% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब एक तरफ तो ये उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये लोगों की पसंद है, या फिर अच्छी नौकरियों की कमी उन्हें अपना काम शुरू करने पर मजबूर कर रही है? सोचने वाली बात है। अब हम भारतीय इकोनॉमी के केंद्र में मौजूद एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास पर आते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बढ़ तो रही है, लेकिन अपने लोगों के लिए उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है। इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसे ऐसे समझिए, जैसे केक है जो लगातार बढ़ा तो होता जा रहा है, लेकिन उससे खाने के लिए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जा रहा। इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है पर नौकरियों का नहीं। ये नंबर्स ये पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 2022-23 में अर्थव्यवस्था 7% बढ़ी, लेकिन नौकरियां सिर्फ 3.2%। ये जो गैप है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लोगों के लिए छूटे हुए मौकों को दिखाता है जो काम की तलाश में हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है। दशकों से भारत की इकोनॉमी अपने जॉब मार्केट से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है, और इसी असमानता ने भारत के वर्कफोर्स को गहराई से शेप दिया है, जिससे एक ऐसी व्यवस्था बनी है जो बहुतों के लिए काफी अस्थिर है। तो इस जॉबलेस ग्रोथ का सबसे बड़ा नतीजा क्या है?
ये हमें भारत के कार्यबल के एक बहुत बड़े विभाजन की ओर ले जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के बीच का फासला। आप इकोनॉमी को दो दुनियाओं की तरह सोच सकते हैं। एक है फॉर्मल सेक्टर, जहां आपको सुविधाएं मिलती हैं, नौकरी की सिक्योरिटी होती है, एक पक्की तनख्वाह मिलती है। और दूसरी है इनफॉर्मल सेक्टर की दुनिया, जहां आप एक तरह से अकेले हैं, बिना किसी सेफ्टी नेट के। तो यहाँ एक सवाल है, क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत श्रमिक इस इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां अक्सर कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती? जवाब सच में हैरान करने वाला है, लगभग 89%। इसका मतलब है कि भारत में लगभग हर 10 में से 9 लोग बिना किसी सुरक्षा जाल के, बिना किसी सेफ्टी नेट के काम करते हैं। ये चार्ट इस कड़वी सच्चाई को और साफ दिखाता है। 47.6 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जबकि फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 5.9 करोड़। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो हर दिन एक अनिश्चितता के साथ जीते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जिंदगी होती कैसी है? जरा सोचिए, आपको नहीं पता कि आपकी अगली सैलरी कब आएगी, या कल आपकी नौकरी रहेगी भी या नहीं। कोई पेंशन नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। ये भारत के करोड़ों श्रमिकों की रोजमर्रा की हकीकत है। इस तरह के बाजार, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी की धड़कन है। ये चुनौतियों से भरे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये उन करोड़ों लोगों के जज्बे और हिम्मत को भी दिखाते हैं जो हर दिन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, आउटसोर्सिंग और टेक्नोलॉजी जैसी चीजें भारत के काम करने के तरीके को फिर से बदलने वाली हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ज्यादा अवसर पैदा करेंगी या और ज्यादा लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर की अनिश्चितता में धकेल देंगी। भारत का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि वो इस सवाल का जवाब कैसे देता है।